हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2022 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर कर रहे थे। मैंने आपको 9 मार्च से 15 मार्च तक की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ और आज अपन 16 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अपन कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो 16 मार्च है इसकी जो सेकेंड शिफ्ट है जो कि सुबह 11 बजे से पौने 12 बजे से पौने 1 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जब भी डायग्राम के नीचे या तालिका के नीचे जो लाइन होती है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी स्कूलों का कुल पुरुष कितना है, यहाँ पर 8400 दे रखा है और अपने से पूछ क्या रखा है, यदि स्कूल ए और स्कूल बी में पुरुष शिक्षकों का महिला शिक्षकों से अनुपात 2:5 और बी के अंदर 4:3 है तो स्कूल ए और बी में कुल महिला शिक्षकों में अंतर कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा अपने पास, यहाँ बोल रहा है कि जो मेल और फीमेल शिक्षक हैं एक का तो रेशियो कितना दे रखा है, यहाँ पर 2:5 दे रखा है। ठीक है, और बी का क्या दे रखा है, यहाँ पर बी का दे रखा है 4:3 दे रखा है। ठीक है, अपने से पूछ रहा है यहाँ पर कि ए और बी में कुल महिला शिक्षकों के बीच अंतर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जब डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर सभी स्कूलों में ओनली पुरुषों की संख्या यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर ए के अंदर पुरुष कितने हैं 10% और जबकि यहाँ पर ए का रेशियो कितना है, ए में पुरुषों का रेशियो कितना है 2 है, 2 की वैल्यू यहाँ पर 10% है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5% और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 25% हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 25% क्या होगी, महिलाएं होगी। ठीक है, किसके अंदर, ए के अंदर। ठीक है, और आगे यहाँ बोल रहा है जो बी है, बी का रेशियो क्या दे रखा है, बी में पुरुषों की संख्या, मतलब इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखा है, यहाँ पर 20% दे रखा है। जब 4 की वैल्यू यहाँ पर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी अपने पास 15% हो जाएगी। ठीक है, तो 15% यहाँ पर लड़कियां होंगी और ये 15% किसकी होगी, ये यहाँ पर टोटल ये दे रखा है पुरुषों का ही। ठीक है, इसका अपने को ओनली यहाँ पर 15%, ये बी की क्या हो गई यहाँ पर 15%, मतलब यहाँ पर महिला शिक्षकों की संख्या हो गई। अपने से पूछ रहा है ए और बी में कुल महिला शिक्षकों के बीच अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर महिला शिक्षकों ए के अंदर महिला शिक्षक कितना है 25% और बी के अंदर महिला शिक्षक कितना है 15%, इनका अंतर पूछ रहा है जो कि कितना आएगा यहाँ पर 10% आएगा। ठीक है, अब 10% किसका निकाल लेंगे अपन, इस 840 का 10% कितना हो जाएगा, 8040 का 400 का 10% हो जाएगा अपने पास 840 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है तो सीधा सीधा इसका अपन 10% निकाल लेंगे जो कि 840 आता है और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधा इनका डिफरेंस निकाल लेना, 10% आया तो आपको 10% इसका सीधा डायरेक्ट निकाल के तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को अपन रेशियो की मदद से काफी आसानी से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि अनुज 30,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है और 6 महीने के बाद अजय 45,000 की पूंजी के साथ उसके व्यवसाय में जुड़ा। ठीक है, और 3 महीने बाद अंकित 60,000 की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ा। वर्ष के अंत में लाभ 18,000 का होता है तो लाभ में अनुज का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, ये सब वैल्यू किसके अंदर है, 1000 के अंदर दे रखा है तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इसको रेशियो के रूप में लिखेंगे। जो अनुज है ये तो पूरा 12 महीने के लिए क्या करा है, निवेश किया है इसने। ठीक है, कितने 30,000, तो यहाँ पर अनुज हो जाएगा अपने पास 30,000 निवेश कर रहा है
तो ये हो जाएगा अपने पास 30,000 इंटू ये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अजय, ये अजय हो गया, और ये कितने 6 महीने के बाद, इसका मतलब है 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये 6 महीने के लिए कितना कर रहा है, 45,000 इन्वेस्ट कर रही है। तो ये 45,000 और ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, एक ये रेशो हो गया, और एक और क्या हो जाएगा 3 महीने बाद अंकित, ये हो गया अपने पास अंकित हो गया। ठीक है, अंकित कितने महीने के लिए करेगा, 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये 60,000 को ये क्या कर रहा है, 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब अपने पास ये आ गया, इसको हल कर लेंगे। यहां पर इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, और इस 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 15 से कट रहा है, 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, ये 3 कट जाएगा, और यहाँ पर 3 चौक 12, तो ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है यहाँ पर। तो 8 रेशो यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, टोटल 18 आ रहा है। और 18 यहाँ पर टोटल लाभ कितना दे रखा है, 18,000 दे रखा है। तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000। और अपने से पूछ क्या रहा है, यहाँ पर अनुज का हिस्सा पूछ रहा है। यहाँ पर अनुज क्या है, यहाँ पर ये हो गया अनुज। तो 18 की वैल्यू 18,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर अनुज का कितना आ रहा है, अनुज का यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 8,000 हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट अपन इस प्रकार करेंगे, और इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में 8,000 दे भी रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। रेशियो की मदद से आप ऐसे क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर इसका तरीका बता दिया, आप बाकी कैलकुलेशन को किस प्रकार इजी बनाते हैं वो आप अपने आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन को आप काफी इजी सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, मतलब वो संख्या 15 से विभाज्य होगी। ठीक है, 3 और 5 दोनों से विभाज्य मतलब 15 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहां से इनके बीच कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, तो इसके बाद कौन सी आती है, एक तो 15 आती है, 15 के बाद 30 आती है, तो एक संख्या 30 हो जाएगी पहली संख्या। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट की संख्या कैसे निकालेंगे, इसके अंदर 15 का भाग देके, तो 15 थी 45, 7 से एसफल आ रहा है तो इस 7 को हटा देंगे, तो यहाँ पर कितना लास्ट की जो संख्या हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 45 हो जाएगी, 450 हो जाएगी है। ठीक है, अंतिम संख्या अपने से पूछा है दोनों से विभाजित तो कितनी संख्याएं होंगी, तो संख्याएं अपने को ज्ञात करना है। तो n का फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n क्या है यहाँ पर, ये अंतिम संख्या कितनी है, 450 दे रखा है, a कितना है यहाँ पर 30 है, प्लस ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, और d कितना है यहाँ पर, d 15 हो जाएगा। ये 15 कहां से आया, 15 यहाँ पर 3 और 5 दोनों से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, 15 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए अपन ने इसका सार अंतर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 30 को इधर लाया तो कितना बचा, 420 बचा। 420 में इस 15 का भाग लगा देंगे अपन, तो यहाँ पर अपने पास n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी बार, 15 दूना 30 बचेगा इतना 12, और 15 आंटे 120 बराबर n माइनस 1 की वैल्यू 28 आ गई। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 हो जाएगी। ठीक है, तो यही अपने से पूछ रहा है कि इनके बीच की संख्या ऐसे कितनी संख्या होंगी, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये 29 संख्याएं हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ बोल रहा है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, और यहाँ बोल रहा है पी क्यू आर एस में पी और आर सम्मुख कोण है। यदि कोण पी और आर 3x प्लस 5 और 4x है तो x का मान क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सर्किल हो गया, और यहाँ पर एक ये क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ठीक है, ये हो गया p हो गया, ये हो गया q हो गया, ये r और ये s हो गया। और यहाँ पर ये p और p का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 3x प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला कौन तो होगा 3x प्लस 5, और r का मान क्या दे रखा है, 4x दे रखा है।
ठीक है। और अपन जानते हैं कि जो चक्र चतुर्भुज होता है इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इनका योग कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 5 को इधर भेजेंगे तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 7 का भाग लगा देंगे, 7 दूनी 14 बचेगा 7 पंजो 35। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। तो ये अपने से पूछ रहा है यहाँ पर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो ये हो गया अपने पास 25, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण 50 डिग्री है, तो उसी जीवा द्वारा इस वृत्त के लघु चाप पर बनाया गया कोण कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये एक सर्किल हो गया और यहाँ से बोल रहा है कि ये एक जीवा हो गई और इस जीवा के द्वारा वृत्त के इस दीर्घ चाप पर इस जीवा के द्वारा बनाया गया कोण कितना है, ये यहाँ पर 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया। और यहाँ बोल रहा है कि इसी जीवा के द्वारा जो लघु चाप है, जो ये वाला लघु चाप है, इस पर बनाया गया कोण कितना होगा, ये कोण अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये एक क्या होगा, यहाँ पर ये वाला एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है ये। ठीक है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया और अपन जानते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, ये 180 में से 50 गया तो कितना बचा, 130 बचा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो यही अपना सीधा राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ, क्योंकि यहाँ पर इस जो मेथड है इस पर बेस्ड आपको हर एग्जाम के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि ट्राइंगल KLM एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर M क्या है, यहाँ पर M 90 डिग्री का है, ये K हो गया, ये L हो गया। यहाँ पर KM 12 दे रखा है, LM यहाँ पर 5 दे रखा है और अपने पास ये कितना हो जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट बन रहा है तो ये 13 हो जाएगा। कुछ कह रहा है सेक L पूछ रहा है, तो ये सेक L सेक क्या होता है, कर्ण बटा हुआ आधार होता है। तो सेक L क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5। तो इसका आंसर कितना हो गया, 13/5 हो गया, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 7387 है, इन दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, यहाँ पर अपने को एक चीज का ध्यान देना है कि जो ये संख्या है ये किसके स्क्वायर के लगभग आ रही है, ये अपने को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एस्टिमेट लगाते हैं कि ये कितना है 7300, और जो अपन 80 का स्क्वायर कितना होता है, 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, तो 6400 हो जाएगा। तो ये इससे 80 तो बड़ी ही संख्या है ये। और एक अपन मान लेते हैं 90 मान लेते हैं, 90 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, तो ये 8000 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है इन संख्याओं के बीच का ही कोई एक संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, अब इनके बीच की कौन कौन सी संख्या को गुणा करने पर अपने पास इकाई का अंक 7 आएगा। तो एक तो हो जाएगी 81 और एक संख्या हो जाएगी अपने पास कौन सी, 87 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने पर इकाई का अंक 7 आ रहा है और एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या 83 हो जाएगी और एक संख्या 89 हो जाएगी। इन दोनों को गुणा करने पर भी इकाई का अंक कितना आता है, 7 आता है। तो यही दो संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर अपने पास पूछ क्या रहा है कि वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या नहीं है तो अपन इसको नहीं लेने वाले। यहाँ पर ये एक अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अपने पास ये दो संख्याएं हो जाएंगी। और पूछ क्या रहा है यहाँ पर अपने पास, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है।
तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर आगे इन फ्यूचर जब भी पूछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये किसके स्क्वायर के लगभग आ रहा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इन दोनों, जैसे यहाँ पर 80 आ रहा है, एक तो 80 से तो ये क्या है, बड़ा है, और 90 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच की संख्या ही लेना है अपने को। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, और अपने पास उन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है तो वो संख्या अपने पास 83 और 89 हो जाएगी। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इनका डिफरेंस पूछ रहा है जो कि 6 आ गया, तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक योजना में 3000 की राशि का निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज दर प्रतिवर्ष 10% है। यदि 1200 का ब्याज प्राप्त होता है तो राशि को कितने महीने के लिए निवेश किया गया, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, ब्याज कितना है, यहाँ पर 1200 है, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 3000 दे रखा है। ठीक है, दर कितनी है, यहाँ पर 10% है। टाइम अपने से पूछ रहा है, अपॉन 100, 2 जीरो से ये 1 जीरो और 1 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 4 ईयर का टाइम आ गया। ठीक है, अपने पास पूछ क्या रहा है, महीनों के अंदर पूछ रहा है, तो 4 के अंदर, ईयर के अंदर कितने महीने हो जाएंगे, यहाँ पर 48 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 मंथ्स, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जिनको आप 5 से 10 सेकंड के अंदर हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहे कि अनुज की कार्यकुशलता विनोद की कार्यकुशलता की 150% है। ठीक है, तो ये तो हो गया अनुज और ये हो गया विनोद, इसकी 150% है। तो यहाँ पर अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। इसका 150% हो गया, तो रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 में आ रहा है। ये यहाँ बोल रहा है यदि अनुज किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो यहाँ पर अनुज को कितने दिन लग रहे हैं उस कार्य को करने में, 20 दिन लग रहे हैं। तो टोटल काम कितना हो गया, यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, अब इस 60 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है, 5 हो गई। 5 की एफिशिएंसी 60 काम करना है तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 12 दिन लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या दे रखा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखा है, 25 किलोमीटर दे रखा है प्रति घंटा। और यहाँ पर धारा की चाल मतलब y की वैल्यू दे रखा है कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3, इसमें से 3 घटाया तो कितना आया, 22 आ गया। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर जा रहा है। तो 100 किलोमीटर जाने में अनुकूल मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, तो ये टाइम लग जाएगा। ठीक है, और एक धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर जा रहा है, तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना हो गया, ये 19 हो गया। तो यहाँ पर तो कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं, और 19 30 57, यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं। टोटल टाइम कितना हो गया, 7 घंटे का हो गया, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ। तो आपको इसी क्वेश्चन को इस प्रकार हल करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर रेशियो का, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है ताकि आपको थोड़ा सा टाइम लग सके। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन को भी कैसे चुटकियों में हल करना है,
वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ बोल रहा है कि सी और डी की आई का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 3:4। ठीक है, तो ये हो गया सी और ये हो गया डी। यहाँ पर इनकी इनकम का रेशियो क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, और उनके व्यय का योग कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया और इनका टोटल योग कितना दे रखा है, इनका योग अपने पास दे दिए यहाँ पर 12,000। ठीक है, और इनकी सेविंग और आगे क्या बोला, सी की बचत और डी के व्यय बराबर हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सी की बचत और जो डी का व्यय है ये दोनों बराबर हैं, इसको अपन क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है, इनकी बचत का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनकी बचत का योग कितना दे रखा, 12,000 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन इसकी बचत कैसे निकालेंगे, आई में से अपन सेविंग घटा देंगे तो बचत आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते, इसमें से अपन सेविंग घटा देंगे। तो ये तो क्या आ गया अपने पास, यहाँ पर सी की बचत आ गई। ठीक है, ये सी की बचत हो गई और यहाँ पर डी की बचत क्या है, ए दे रखा है और इनका योग अपने पास क्या दे रखा है, 12,000 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपन इसको करेंगे ए से ए कट जाएगा, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x की वैल्यू 12,000 हो गई। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 4,000 हो गई तो यहाँ पर अपने पास पूछ क्या रहा है, इनकी बचत का योग। तो अपन बचत का योग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी इनकम का योग निकाल लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 को अपन 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास इनकम का योग कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 चौक 28,000 हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपने पास इनकम का योग हो गया और ये एक्सपेंडिचर का योग हो गया। अपने से पूछ क्या रहा है, यहाँ पर बचत का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो बचत क्या होती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। तो बचत कितनी आएगी, 28 में से 12 गया तो कितना आता है, 16,000 आता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई, बचत का योग आ गई और ये अपने से पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ जाना। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको यहाँ पर जो रेशो दे रखा है, इस रेशो में आपको यहाँ पर एक चीज दे रखा है कि सी की बचत और डी के व्यय का जो बराबर है। मतलब जो ये तो सी की बचत अपन ने ए मान लिया, तो डी की बचत भी क्या, डी की एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर इनका योग 12,000 दे रखा है, तो अपन सी की एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। इनकम में से अगर सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, सी का एक्सपेंडिचर और ये डी का एक्सपेंडिचर, दोनों का योग 12,000 दे रखा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4,000 हो गई यहाँ से। और अपने पास यहाँ पर जब अपन इनकम का योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास 28,000 हो जाएगा। और इसमें से अगर अपन एक्सपेंडिचर का योग घटा देंगे तो अपने पास सेविंग का योग आ जाएगा। ठीक है, यही अपने से यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी वाले एक ठोस बेलन को 2 समान बेलन प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है। ठीक है, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्र में कितने % की वृद्धि होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी आपके पास अगर त्रिज्या अगर आपको 7 दे दें तो वहां पर पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर वहां पर 44 हो जाता है और उसका एरिया हमेशा क्या होता है, 154 होता है। ये रेशो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी रेडियस 7 होगी तो पेरीमीटर वहां पर 44 हो जाएगा और एरिया वहां पर 154 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का यूज अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अपन जानते हैं कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई r और ये क्या होता है, r प्लस h होता है। ठीक है, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और 2 पाई r क्या होता है, बेलन यहाँ पर परिधि हो गई। ठीक है, और जब अपने पास इसकी त्रिज्या 7 दे रखी है तो परिधि कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सीधा मान अपन क्या कर देंगे, 44 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर r प्लस h, तो r कितना है 7 और 5 कितना हो गया 12, तो ये तो हो गया अपने पास 12 हो गया। ठीक है, और ये तो अपने पास क्या था, जब अपने पास ये एक क्या है, बेलन है। ठीक है,
और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। और जब इसको यहाँ पर बीच में से काट देते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी बचेगी यहाँ पर 2.5 बच जाएगी, दोनों को बराबर ऊंचाई से काटेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों का टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर क्या है यहाँ पर परिधि दे रखा है, इसके अंदर 2 पाई आर आएगा। और आर प्लस एच, आर कितना है यहाँ पर, आर तो यहाँ पर 7 दे रखा है। ठीक है, और एच क्या है यहाँ पर, एच यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 2.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को पहले आधे का निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आधा हो गया, इस आधे का क्या है अपने पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच गया जो आधा है, इसका भी अपन क्या करेंगे इसके अंदर जोड़ेंगे तो इसी को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 44 इंटू ये 9.5, 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अपने से पूछ कह रहा है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई, तो इसको अपन रेशियो के रूप में लिख लेते हैं 44 इंटू 12। तो इस 44 से 44 कट जाएगा, 12 से कितने की वृद्धि हो रही है 19 हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है कितने पर 12 पर, इंटू 100 करेंगे तो अपने पास % के अंदर इसका मान आ जाएगा। तो 700 के अंदर 12 का भाग दिया तो 12 पंज 60 हो जाएगा, बचेगा कितना 10, ये कितना हो गया 100, 12 अंटे 96 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पर 4 बच गया, पॉइंट लगाया 40 हो गया, 12 36 हो गया, 4 बचा 12 36 हो गया। तो यहाँ पर इसका जो % के अंदर वृद्धि हो रही है ये कितनी हो रही है 58.33% की वृद्धि हो रही है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कि उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस रेशियो का। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पर काफी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ बोल रहा है कि यदि a बराबर 10 b बराबर 3 है तो इसका मान क्या होगा। तो a प्लस b को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और a प्लस b और a माइनस b होता है तो a प्लस b 13, a माइनस b 7, 13 नाम 13 साथ कितना होता है 91 होता है। तो कितना आ रहा है इसका मान 169/91 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सीधा टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि किसी ट्राइंगल जे के एल में, तो ये होगा अपने पास एक ट्राइंगल हो गया जे के एल, जे हो गया, ये के हो गया और ये एल हो गया। ओ इस त्रिभुज का लंब केंद्र है तो ये ओ हो गया। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है के बराबर 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री हो गया यहाँ पर। और के ओ एल 120 डिग्री, के ओ एल, तो यहाँ पर ये जो कोण है यहाँ पर, ये कोण कितना है 120 डिग्री दे रखा है। और पूछ क्या रहा है यहाँ पर जे एल के का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो ये लंब केंद्र दे रखा है, यहाँ पर जो कोण बनता है ये 120 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ पर जो कोण बनने वाला है ये क्या होता है, इसका जस्ट आधा होता है। ठीक है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और अपने से पूछ क्या रहा है जे एल की, इस कोण का मान अपने से पूछ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका एवरेज ले लेना है। त्रिभुज के सारे कोणों का योग जो एवरेज है, तीनों कोणों का एवरेज 60 होता है। अगर ये 60 है तो ये 55 दे रखा है यहाँ पर, तो ये कितना होगा, तो यहाँ पर ये अपने पास 65 हो जाएगा। तभी तो एवरेज कितना आ रहा है यहाँ पर 60 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस कोण का मान कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एवरेज निकाल के ही आपको सीधा यहाँ पर कोण का मान निकाल लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाना है, उतना नहीं करना। आपको सीधा डायरेक्ट एवरेज देख लेना है कि यहाँ पर इनका एवरेज 60 आ रहा है। 60 कब आएगा, जब यहाँ पर इसके अंदर 65 जोड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि p माइनस क्यू 6 है, r माइनस क्यू 5 है, r माइनस पी यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर p का क्यूब, r का क्यूब, q का क्यूब, r का क्यूब माइनस 3pqr अपॉन p प्लस q प्लस r का मान क्या होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3pqr अपॉन में क्या दे रखा है, p प्लस q प्लस r, इसका मान अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 होता है, p प्लस q प्लस r अपॉन आगे क्या आता है, यहाँ पर यह आता है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब अपन इसको खोलते हैं, अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है, p प्लस q प्लस r दे रखा है। ठीक है, तो इससे तो ये वाली टर्म कट जाएगी आपस में। यहाँ पर कितना बचा है, 1/2, और इसका मान अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर p माइनस क्यू 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, q माइनस r माइनस क्यू का 5 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी प्रकार r माइनस p का मान कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 36 और 9 45 से 25 कितना होता है, 70/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान अपने पास कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है अपने पास 35 आ रहा है, जो कि अपन पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। ये यहाँ बोल रहा है, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो नीचे डायग्राम के नीचे से शुरू होगा हमेशा, इस चीज का आपको ध्यान रखना। A1 बोल रहा है सभी वस्तुओं का औसत विक्रम मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और प्रॉफिट जोड़ देंगे तो अपने पास विक्रम मूल्य निकल के आएगा। तो इन दोनों को जोड़ना होगा। तो 8 7 15 5 20 6 26 4 30 9 39, तो ये तो हो गया 3900, और ये 3 2 5 5 4 9 9 और 5 14 14 4 18 4 22, तो ये होगा 2250 हो गया। ठीक है, ये 0 ये 5 11 के का सिलगा 6, ये आ गया इनको जोड़ने पर। कुछ कह रहा है यहाँ पर एवरेज औसत विक्रम मूल्य, तो 6 का भाग लगा देंगे, 6 कम 6 भाग टूट के 0, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजो 30, तो यहाँ पर कितना आ गया, ए बराबर तो होगा 1025 आ गया। और A2 क्या है, LMNO का औसत क्रय मूल्य क्या है, ये वाला है, तो ये वाला हो जाएगा 8 15 5 20 और 6 26, तो ये हो जाएगा 26/4। तो एवरेज कितना आएगा, 6 चौका 24, बचा कितना पर 2, 6 पंजो 30, 450 आ रहा है यहाँ पर इसका एवरेज। ये तो क्या होगा अपने पास A2 हो गया। पूछ कह रहा है A1 प्लस A2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सीधा सीधा जुड़ रहा है, ये तो कितना होगा 1675 हो गया ये। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हल करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर ए के थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, थीटा की ये सारी वैल्यू रख के देख लेंगे, जिसका आंसर 1 आ रहा है वह अपना राइट आंसर हो जाएगा। 30 रखा तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा √3, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 45 रखा तो 1/√2, और ये 1, और ये कितना √2, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो रहा। 90 रखा तो ये 1 हो रहा है, और ये 0 हो रहा है, और ये 1 हो रहा है। ठीक है, तो 1/0 + 1 कितना आ रहा है, 1 ही आता है। इसका मतलब यहाँ पर 90 मान रखने पर इसका आंसर 1 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 90 ही हो जाएगी। और इस प्रकार अपन ऑप्शन से इस क्वेश्चन को चेक करके आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2a² + b² होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी डायग्राम वाला है, तो नीचे जाएंगे अपन सीधा डायग्राम के नीचे। ये अपना मेन क्वेश्चन होता है।
सभी वर्षों में ए और बी की औसत जनसंख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तो जोड़ लेंगे 8 6 14 14 4 18 18 4 22 22 और 5 27। तो ये तो हो जाएगा कितना 2700 और ये कितना हो जाएगा 5 7 12 12 5 17 17 4 21 21 और 3 24। तो ये हो जाएगा अपने पास 2450 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 550 है। दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का एवरेज तो बटा हुआ 5, यहाँ पर भी बटा हुआ 5। डिफरेंस कितना आ रहा है 250। तो 250 बटा हुआ 5 किया तो कितना आ रहा है यहाँ पर 50 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके औसत का अंतर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। इस प्रकार हल करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। हीरे की अंगूठी की अंकित मूल्य कीमत 20,000 और उसकी कीमत में 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, एक 25% का और एक 1% का। दोनों बट्टों के बाद खरीदने के लिए 12,000 का भुगतान करता है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है 20,000 उसका अंकित मूल्य है, यहाँ पर एक 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 25% इसका कितना हो जाएगा 25% का डिस्काउंट देने के बाद ये कितना 25% और 5,000, तो 20,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा यहाँ पर 15,000 ही बचेगा। ठीक है, अब दूसरा डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? इसमें से अपन सेलिंग प्राइस घटा देंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर 12,000 है, तो 12,000 घटाया तो कितना है यहाँ पर 3,000 आ गया। अब ये 3,000 का डिस्काउंट यहाँ पर 1,500 पर देंगे अपन। ठीक है, ये अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 15,000 पर इंटू 100 निकालेंगे तो परसेंट के रूप में आ जाएगा। 3 0 से 3 0, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 5 से काटा 100 को तो कितना आता है यहाँ पर 20%। इसका मतलब जो ये x है इसका मान कितना आ गया अपने पास 20% आ गया, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है शिफ्ट का और काफी एकदम कैलकुलेटिव भी है, पर ऐसे क्वेश्चन को भी मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एका शिफ्ट के अंदर ही पूछे गए हैं, सीजीएल के अंदर भी एका शिफ्ट के अंदर ही पूछे गए, तो ये वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस शिफ्ट के अंदर आते हैं उस शिफ्ट का यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप आसानी से कैसे करेंगे, ठीक है, वो रेशियो मेथड में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ बोल रहा है कि दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 30% दूध है। ठीक है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत 40% करने के लिए मिश्रण में कितना दूध और मिलाना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि 30% दूध है, तो ये होगा मिल्क, ये होगा वाटर। 30% दूध है तो रेशियो के रूप में क्या लिखेंगे 3:7 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की वैल्यू 1500, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि पानी का प्रतिशत 40 करना है, अपने को 40% करना है। ठीक है, तो जब ये 40% होगा तो दूध कितना होगा, यहाँ पर दूध हो जाएगा अपने पास 60%। ठीक है, अब 60% करना है इसको, तो यहाँ पर अपन इसको ही 60% कट के देख लेते हैं। 60% क्या कितना होगा इसका, तो ये 2 बार, ये 3 बार, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 315/2 कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है अपने पास 157.5 आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है 60% आ रहा है, तो अपने को दूध को कितना करना है यहाँ पर 157.5 करना है, तो यहाँ पर कितना और मिलाना चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 157.5 में से 45 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और ये 1, तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा 112.5 लीटर दूध और मिलाना होगा, तब जाकर ये दूध यहाँ पर कितना हो पाएगा 157.5 लीटर हो पाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा 60% होगा। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है जब दूध 60% हो जाएगा तो पानी कितना हो जाएगा, पानी स्वतः ही 40% हो जाएगा, और ये अपने से पूछ रहा है कि 40% करने के लिए कितना दूध और मिलाना चाहिए, तो कितना दूध मिलाएंगे यहाँ पर 112.5 लीटर दूध मिलाएंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है,
तो इस प्रकार ऐसे इक्वेशन को हल करना होता है। आया समझ? क्योंकि ऐसे इक्वेशन किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर ही पूछे जाते हैं, तो एका शिफ्ट में पूछे जाएंगे तो उस शिफ्ट का ये वेटेज बढ़ा देगा। तो आपको ऐसे इक्वेशन को भी काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है कि कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर ए से, तो कोस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कोसेक थीटा कोट थीटा बराबर कुछ भी दिया हुआ हो या सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कुछ भी दिया हुआ हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। और उल्टा क्या होगा, जैसे यहां पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगी, तो 1/a हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो कोट से तो ये कोट कट जाएगा प्लस माइनस, और कोसेक कितना हो जाएगा, 2 कोसेक हो जाएगा ये। ठीक है, 2 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, एस प्लस 1/a हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, एस स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे और इस 2 को भी अपन इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 1/2s हो जाएगी। ठीक है, और ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बना के देख लेते हैं। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1, लंब क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एस स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है, क्योंकि ये है यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट होता है। इस ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा बिना इसको हल किए ही आसानी से कोस का मान निकाल सकते हैं। तो कोस का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पर, एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में भी दे रखा है, तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर अपन सीधा इस ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ क्या बोल रहा है, दर्शाया गया है, इसके बाद से क्वेश्चन शुरू होता है अपना हमेशा। यहाँ बोल रहा है कि 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का 650 दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या से अनुपात। तो 450 से कम, तो 450 से कम क्या है, एक ही है 400, कितने मजदूर यहाँ पर, 30 मजदूर हैं। और आगे बोल रहा है 650 दैनिक मजदूर वाले श्रमिकों की कुल संख्या, तो 650 में कितने मजदूर है, 35 मजदूर हैं। तो इनका क्या पूछ रहा है, अनुपात, अनुपात क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहां बोल रहा है कि 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 9 से विभाज्य और सम संख्या भी होनी चाहिए, तो मतलब वो कौन सी संख्या हो जाएगी, 18 ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य भी हो जाएगी इससे कोई संख्या, और वो सम भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 8 संख्याएं होनी चाहिए, तो यहाँ पर 8 के अपन क्या कहते हैं, 18 के यहाँ पर गुणज ले लेते हैं, कितने, 8 गुणज, तो लास्ट का गुणज क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, इनका औसत निकालने के लिए अपन सबसे पहले इनका योग निकालेंगे। योग का फॉर्मूला क्या होता है, ए से एन बराबर n/2 a प्लस एल होता है। ठीक है, एल क्या यहाँ पर अंतिम संख्या, ए क्या यहाँ पर पहली संख्या। तो एन कितने 8 हैं, तो 8/2 किया तो 4, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 144 हो जाएगा, जो कि कितना आता है अपने पास, ये 4 × 162 हो जाएगा। इसका एवरेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर 8 संख्याएं हैं, तो 8 का भाग लगा देंगे यहाँ पर, ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 से काटा, ये कितना आ रहा है 81 आ रहा है। तो इसका एवरेज कितना आ रहा है अपने पास, 81 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में भी दे रखा है। तो ये इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस एसएन वाले फॉर्मूले, योग का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ बोल रहा है कि जीवा XY द्वारा वृत्त के केंद्र और परिधि पर बनने वाला कोण का योग 270 डिग्री है। ठीक है, इस वृत्त की जीवा
इस वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर जो ये जीवा है एक्स वाई, इसके द्वारा इस परिधि पर 90 डिग्री एक्स कोण बना रहा है और इसके केंद्र पर यहां पर मान लो 2x कोण बना रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमेशा सेम जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई भी कोण बनाया गया होता है, उसके केंद्र पर उससे बनने वाला कोण हमेशा दोगुना होता है। ठीक है, तो इनका योग अपने पास क्या दे रखा है, 3x की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 270, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 90, तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो ये जब 90 होगा तो ये कितना होगा, ये 180 हो जाएगा। 180 होने का मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, क्योंकि व्यास के ऊपर ही हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और यहाँ पर त्रिज्या क्या दे रखा है 24 दे रखा है, तो व्यास क्या हो जाएगा 24 दूना कितना हो जाए 48 हो जाएगा। ठीक है, कुछ कह रहा है जीवा की लंबाई, तो ये जीवा क्या होगी, व्यास के रूप में काम करेगी। ठीक है, और इसका मान अपने पास क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का हमेशा आधा होता है, और अगर वृत्त की परिधि पर किसी भी जीवा के द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है तो वो जीवा हमेशा व्यास के रूप में काम करती है। इस चीज का आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये हो गया यहाँ पर इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह सारे शिफ्टों के क्वेश्चन काफी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, और क्वेश्चन को काफी कम समय में हल कराने की गारंटी भी मैं आपको लेता हूं, ताकि आप काफी कम टाइम में क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ये सारे तरीके मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर रेड बटन है, उसको दबा देना है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो आपको बस दबा देना है। इससे क्या होगा कि आने वाला जब भी इन फ्यूचर कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो और आप उस वीडियो को सबसे जल्दी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।